गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आज है 17 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 17 जुलाई के करंट अफेयर। और आइए मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का थॉट देखते हैं। यदि आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो उन्हें करने के लिए खुद को जगाना होगा। यानी कि आपने कुछ एम देखा है, कुछ आपका सपना है, आपने कुछ डिसाइड कर लिया है, तो उस उद्देश्य को पाने के लिए आपको खुद से अपने आप को आत्म प्रेरित करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर खुद से आत्म प्रेरणा होती है, हम खुद से सेल्फ अवेयर होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो विचार हैं उसके प्रति, तो सफलता ज़रूर हमें एक दिन मिलती है। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में कभी भी आलस आए तो अपने आप को अंदर से झकझोरिए, अंदर से जगाइए, अपने आप को अंदर से आत्म प्रेरित करिए और उसके बाद निकल पड़िए अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए इन्हीं विचारधाराओं के साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में बात हो रही है, यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में बात हो रही है, जो हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। अच्छा, कोई भी डे हम ऐसे ही नहीं मनाते हैं, उसके पीछे का रीज़न होता है, तो रीज़न समझते हैं क्या है। तो देखो, 17 जुलाई को ही सन 1998 में पूरी दुनिया के 120 देश इकट्ठे होते हैं इटली की राजधानी रोम में, और वहाँ पर रोम संविधि नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। तो उसकी याद में ही ये दिन मनाया जाता है हर साल 17 जुलाई को। और इसकी 2023 की जो थीम है वो क्या है, तो थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्योंकि बिना मोटिव के कोई हम डे नहीं मनाते हैं। तो मोटिव ये है कि पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए काम करना, और जो पीड़ित हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनके लिए एक तरीके से संगठन के रूप में काम करना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्याय दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हमने बात कर ली 17 जुलाई के बारे में, जो हर साल हम इस दिन क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं। साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। और प्रेजेंट टाइम में इस समय मलेशिया ने भी ज्वाइन करा है। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 124 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। और साथ में आपको बता दूं कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आओ इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऐसा दिन था या कौन सा ऐसा डे था जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करी गई थी। तो देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद ही 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, तो उसी समय नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भी स्थापना करी गई थी। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशली 4 ऐसे मामलों पर अपने जो डिसीजन है वो लेता है, और 4 ऐसे मामले हैं जिस पर ये क्या करता है, अपने जस्टिस को देता है। जैसे कि युद्ध, कहीं पर युद्ध चल रहा है, कोई नरसंहार किया गया है, मानवता के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, या कोई आक्रामक अपराध किया गया है, इस तरीके का क्राइम अगर कोई किया गया है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सुनवाई होती है, जिसके सदस्य देशों की संख्या 124 है प्रेजेंट टाइम में। मलेशिया ने अभी पिछले ही वर्ष इसको ज्वाइन करा है, जिसकी वजह से इसकी संख्या 123 से 124 हो गई है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ मिलेगा आपको, तो नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय मिलेगा। ओके। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर ही अपना जो भी फंक्शन है उसको रन करता है, और उनके सहयोग से ही एक कोर्ट के रूप में काम कर पाता है। कहाँ पर, इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। और इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1945 में करी गई थी। ओके। अच्छा, साथ साथ में भारत इसका सदस्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और मलेशिया अभी हाल ही में इसका सदस्य बना है, जिसकी वजह से 124 सदस्य देश इसमें शामिल हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। भारत के साथ साथ चाइना और अमेरिका भी इसमें शामिल नहीं है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें भारत के साथ साथ चाइना और अमेरिका भी इसमें शामिल नहीं है। भारत क्यों शामिल नहीं है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, राज्य की संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, साक्ष्य संग्रह करने में, यानी जो भी एविडेंस है उसको इकट्ठा करने में कठिनाई की वजह से, इन सभी रीजन से भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। यहाँ पर
जो बात हो रही है वो विंबलडन 2023 के बारे में बात हो रही है, जिसका वुमेन्स सिंगल्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीत लिया है। तो मार्केटा वोंद्रासोवा जो इस समय 14th नंबर के टेनिस खिलाड़ी हो गई हैं पूरी दुनिया में। साथ में मैं आपको बता दूं कि टेनिस टूर्नामेंट है ये, जो विंबलडन जो है टेनिस टूर्नामेंट है, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1877 में। कहाँ पर? लंदन में करी गई थी, ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा करी गई थी, ग्रास कोर्ट में। साथ में मैं बता दूं आपको कि जो विंबलडन चैंपियनशिप है, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, ठीक है ना? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, उसमें से एक है। अच्छा, और कौन से 3 हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन है, ठीक है। अच्छा, ये कब से कब तक खेला गया है? तो जो जून का आखिरी हफ्ता था यानी लास्ट वीक था, और साथ में जुलाई का जो फर्स्ट वीक था, तब तक यानी लगभग 14 दिन तक ये चला है विंबलडन चैंपियनशिप, जिसमें से वुमेन सिंगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता है। तो ये हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में। आइए जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गजा कोथा के बारे में बात कर रहे हैं। गजा कोथा क्या है? एक अभियान है जो चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो एक वन्य जीव और गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है अरण्यक। क्या नाम है? अरण्यक। उसके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ में ही ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और असम वन विभाग के सहयोग से चलाया जाने वाला एक अभियान है जिसका नाम है गजा कोथा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? तो देखो, स्पेशली जो आसाम है उसमें हम देखते हैं कि हाथियों की संख्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गजा कोथा के द्वारा मनुष्य और हाथियों के बीच में एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए, जो मनुष्य है उसको जो हाथियों की उपयोगिता है प्रकृति के लिए, संस्कृति के लिए, है ना, उसको बताने के लिए ही गजा कोथा नामक अभियान चलाया गया है, अरण्यक जो गैर सरकारी संगठन है उसके द्वारा। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है इनकी? तो असम वन विभाग और साथ में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के द्वारा इनकी हेल्प करी जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो पूर्वी असम वाला एरिया है, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर स्पेशली जो मनुष्यों और हाथियों के बीच में संघर्ष काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है गजा कोथा। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें 1200 जो प्रतिभागी हैं उन्होंने भाग लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आसाम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश का, भारत का पूर्वी जो हिस्सा है, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, उसमें 7 सिस्टर्स में से एक है आसाम। ओके, यहाँ के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हर बार एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। मैंने इतनी बार इनका रिवीजन करवाया है, बार बार मैं कोई भी स्टेट आता है तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो बताती हूँ, तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर स्पेशली जो राज्य की भाषा है वो क्या है? तो आसामिया यहाँ पर बोली जाती है। और साथ में ही इसके अलावा यहाँ पर बंगाली, बोडो और आपको जो है हिंदी भी देखने को मिल जाएगी, यानी इस इन इन भाषाओं का भी प्रयोग लोग यहाँ पर करते हैं। एक राज्य के रूप में असम का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन किया गया था एक स्टेट के रूप में, एज ए स्टेट। ओके, राजधानी इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया है, और राज्यसभा से 7 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा से 14 सीटें यहाँ से जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने 4 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था और साथ में 11 अन्य संस्थाएं थी, उनके लाइसेंस को भी वापस कर दिया है। अब ये कौन सी ऐसी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं देख लेते हैं। तो नानमा चिट्स एंड फाइनेंसर्स लिमिटेड, चिद्रुपी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, गोल्ड लाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और कैलाश ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, जिनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और इसके अलावा 11 और संस्थाएं हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये थोड़ी सी हमें जानकारी हो गई। आरबीआई के द्वारा एनबीएफसी जो 4 थे उनके जो रजिस्ट्रेशन थे वो रद्द किए गए हैं। ओके, मैं आपको बताऊं कि जो एनबीएफसी थी, ठीक है, तो जो ये 4 एनबीएफसी थी, इन्होंने अपने आप से यानी स्वेच्छा से अपने लाइसेंस को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दिया था आरबीआई में। ठीक है, और कुछ ऐसे जो जैसे 11 सरेंडर सर्टिफिकेट जो थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन जो रद्द किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो उसके पीछे का रीजन था
कि कुछ ने अपने आप से समर्पण कर लिया और कुछ जो है विलय की वजह से, विघटन की वजह से, या जो भी मापदंड होते हैं आरबीआई के, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ही आरबीआई ने उनका जो रजिस्ट्रेशन था उसको रद्द कर दिया है। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर आरबीआई के। आइए बात करते हैं इजराइल के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इजराइल की संसद में एक विधेयक पारित किया गया है। विधेयक किस चीज पर है? विधेयक इस चीज पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो शक्तियां हैं उसको सीमित किया जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय की उन शक्तियों को सीमित किया जाएगा जिसमें जो इजराइल की सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सरकार से रिलेटेड, अधिकारियों से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है ना। तो इस शक्ति को कम करने के लिए वहां पर एक विधेयक पारित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुल 64 मत चाहिए था, यानी जो चुनाव हुआ था तो उसमें कुल 64 मत चाहिए था, जिसमें से 56 बहुमत मिल चुका है इस विधेयक को। साथ में हमें पता होना चाहिए कि इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और साथ में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ पर जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कौन सी है? तो हिब्रू यहाँ की आधिकारिक लैंग्वेज है जो बोली जाती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमने बात कर ली इजराइल की संसद के बारे में, जो जहाँ पर विधेयक पारित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी शक्तियों को सीमित करने के लिए, जो स्पेशली सरकार और उसके अधिकारियों, उसके प्रशासन से रिलेटेड शक्ति थी, उसके ऊपर ये विधेयक है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये पारित हो जाता है विधेयक, तो शायद वहां पर लोग सड़कों पर उतर सकते। यहाँ पर जो बात हो रही है, यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहां पर एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी पाया गया है जिसका नाम है जेडर्न बैबलर। क्या नाम है? जेडर्न बैबलर पक्षी पाया गया है, जो दुर्लभ प्रजाति का है, क्योंकि 1994 में 1994 में जो 1994 में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, उसने बोला था कि ये जो प्रजाति है वो दुर्लभ हो गई है, असुरक्षित जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल कर लिया गया था। तो अभी देखा गया है कि जो राष्ट्रीय दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, वहां पर ये पक्षी पाया गया है। साथ में आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का लगभग 30% जो हिस्सा है वो भारत में ही पाया जाता है जेर्डन बैबलर का। और स्पेशली भारत का जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश है, उसमें लगभग पूरे भारत का 95% ये जो बर्ड है जेर्डन बैबलर पाया जाता है। साथ में ही अभी जो पंजाब का जो सतलुज नदी वाला एरिया है, वहां पर भी ये देखा गया है। ओके, तो ये क्लियर हो गई बात, हमें समझ में आ गया जेर्डन बैबलर के बारे में, जो 30% तक भारत में पाया जाता है। और आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लंबे लंबे जो घास के मैदान होते हैं ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जोड़े के रूप में होता है, छोटे छोटे झुंड के रूप में होता है। ठीक है, स्पेशली जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो आर्द्र भूमियां हैं, है ना, वहां पर इसकी संख्या आपको देखने को ज्यादातर मिलेगी। और ये स्पेशली बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में देखने को आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्राइसोमा अल्टी रोस्ट्रे। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्राइसोमा अल्टी रोस्ट्रे। क्योंकि एग्जाम में देखो, जो पर्टिकुलर एक नाम के साथ साथ में एक जो साइंटिफिक नेम है वो भी पूछा जाता है, स्पेशली जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके बारे में। ओके, तो जैसा कि आज जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि संडे की वजह से मंडे को न्यूज़ कम होती है, तो जो कुछ भी होती है मेरी कोशिश होती है वो सारी आपके सामने लेकर आई जाए। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया जाता है, वहाँ पर भी कंटेंट है, तो वहाँ पर भी जाकर आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं। और ऑल ओवर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके प्रिपरेशन में भी जो हमारा चैनल है, हमारे जो वीडियोस हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ साथ में खूब मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन को जीते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।